करें। कल लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था, वो पेंडुलम वाली घड़ी की बात कर रहे थे। अगर आपके सामने पेंडुलम वाली घड़ी हो और उसको लेकर के जाने का काम पड़े, कहाँ पे बोलो, अलग अलग स्थान पे पृथ्वी के, तो कैसे सवाल बन सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होंगे। देखो, T इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, ये ऑप्शन है। और इससे साफ दिख रहा है कि T इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बोलो, अंडर रूट G के। G का मतलब कौन सा त्वरण हुआ, बोलो, गुरुत्वीय त्वरण। अब मान लीजिए आप पेंडुलम वाली घड़ी, कौन सी घड़ी बोलो, पेंडुलम वाली घड़ी। एग्जाम में सवाल आता है, एक पेंडुलम वाली घड़ी जिसमें पेंडुलम लगा हुआ है, जिसका T G पे क्या करता है, निर्भर करता है। अगर पहला पॉइंट ऊंचाई पर लेके जाएं, बोलो कहां लेके जाएंगे, ऊंचाई पर। ऊंचाई पर ले जाने से, ऊंचाई पर ले जाने पर मतलब हम लोग कोई पहाड़ी पे ले गए, हाइट पे ले गए, तो मुझे बताओ हाइट पे क्या गुरुत्व त्वरण उतना ही होता है क्या जितना सतह पे होता है। तो आप ऐसे लिखोगे, ऊंचाई पर ले जाने से क्या होता है कि एट हाइट, अगर हम हाइट पे ले जाएंगे, एल्टीट्यूड पे ले जाएंगे, तो G का मान क्या होगा, बोलो, कम। G का मान क्या होगा, कम। और G जब घटता है, G आपको पता होगा, ऊंचाई पे जाने पे G क्या होता है, घटता है। और जब G घटेगा तो उसका आवर्त काल जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। आवर्त काल बढ़ना क्या मतलब हुआ, आवर्त काल मतलब एक चक्कर में ज्यादा समय लग रहा है। एक चक्कर में क्या लग रहा है, ज्यादा समय। अगर एक चक्कर में ज्यादा समय लगेगा तो हम क्या कहेंगे, बोलो, क्या दिक्कत आ रही, बोलो। आ जाएंगे, अभी चेक कर लेंगे। ओके, अब देखो, जब हम लोग G को घटाएंगे, सुनना अच्छे से, तो T का मान क्या होगा, बढ़ेगा। T का मान बढ़ना मतलब एक चक्कर में ज्यादा समय लगना, मतलब उसको घूमने में, एक चक्कर काटने में ज्यादा समय लगेगा। अगर मैं कह रहा हूं ये घड़ी है और इसको एक चक्कर काटने में ज्यादा समय लग रहा है रोज की तुलना में, इसका मतलब वो घड़ी धीरे चल रही है या तेज चल रही है। ज्यादा समय लग रहा है मतलब एक चक्कर काटने में रोज की तुलना में ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब आवर्त काल बढ़ा। और जब टाइम पीरियड बढ़ता है, आवर्त काल में क्या हुई, बोलो, वृद्धि हुई, एक चक्कर में ज्यादा समय लगा, तो ऐसी घड़ी, इसका मतलब घड़ी क्या होगी, सुस्त चलेगी। क्या चलेगी, सुस्त। या हम इसको बोलते हैं धीरे धीरे। क्या बोला, धीरे धीरे, हौले हौले। क्या चलेगी, बोलो, हौले हौले चलेगी। कैसे चलेगी, हौले हौले। तो क्या वो सही टाइम देगी, क्या वो प्रॉपर टाइम देगी, क्या ऐसी घड़ी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो स्लो चल रही है और इम्प्रॉपर टाइम देगी, गलत समय बताएगी। तो बताओ, आप ऐसी घड़ी को हाइट पे ले जाना पसंद करोगे? अक्सर लोग कहते हैं कि हम हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं, तो मैं उनको ये सलाह देता हूं कि आप ऐसे को साथ में लेके नहीं जाएं, है ना, किसी और को ले जाएं, लेकिन इस घड़ी को तो एटलीस्ट साथ में नहीं ले जाना है। अब हम ले जाते हैं, बताओ, गहराई में जाने पर। कहां जाने पर, गहराई में जाने पर। अगर हम अर्थ के डेप्थ में जाते हैं, पृथ्वी के गहराई में जाते हैं, सतह पे तो ठीक था मामला, अब हम उसके कहां जा रहे हैं, बोलो, गहराई में जा रहे हैं। एक बात इसमें और हम लोग नोटिस कर सकते थे कि अगर हम इन्फिनिटी पे जाते हैं, वो उसके साथ एडिशनल और लिखवा देंगे, अलग केस लगवाएंगे। तो अब हम गहराई में जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग चले गए कहां, बोलो, डेप्थ में चले गए। वही बात है कि गहराई बढ़ने के साथ, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, गहराई में वृद्धि के साथ, गहराई बढ़ने के साथ, बताओ, G का मान क्या होता है, G का मान कम होता है। सेम यही पिक्चर होगी, G का मान क्या हो रहा है, अगर G का मान कहां पे, बताओ, ज्यादा होता है, सर्वाधिक G जो होता है वो कहां पे होता है, सतह पे। अंदर जाएंगे तो G का मान क्या होगा, बोलो, घटेगा। ऊपर जाएंगे तो भी G का मान क्या होगा, घटेगा। अनंत पे जाते ही क्या हो जाता है, जीरो।
वापस इधर आएंगे तो घटता घटता यहाँ आके बोलो क्या हो जाएगा, 0। तो वापस बोलो g का मान क्या होगा, घटेगा। और g का मान घटेगा इसका मतलब t का मान क्या होगा, और t का मान बढ़ना मतलब वही बात हो गई, घड़ी कैसे चलेगी, सुस्त चलेगी, हौले हौले चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। मतलब ऐसी घड़ी का प्रयोग करने से हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो ना तो आप यहां लेके जाओगे ना यहां लेके जाओगे। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर मैं कहता हूं आपको ऐसी जगह ले जाओ जहां पे g 0 है, पृथ्वी के अंदर ऐसे स्थान जहां पे g 0 हो, ऐसे स्थान जहां पर g बराबर 0 हो, ऐसे कौन कौन सी लोकेशन हो सकती है बता रहा हूं। पहले g 0 होना, एक तो होता है पृथ्वी के केंद्र पर, बोलो कहां होता है, पृथ्वी के केंद्र पर g का मान बोलो क्या होता है, 0, एक बात। दूसरी बात होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बोलो कौन, कृत्रिम उपग्रह के अंदर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर आप लेके चले गए किसको, पेंडुलम वाली घड़ी को। या आप क्या कर सकते हो, और g 0 कहां होता है, एट इंफिनिटी। एट कहां पे, इंफिनिटी, अनंत पे हो आप, हाइट पे है ना, अंतरिक्ष जिसको बोलते हैं। अगर वहां हो आप, उसको लेके चले गए पेंडुलम वाली घड़ी को, या आप पेंडुलम वाली घड़ी को फ्री फॉल लिफ्ट के अंदर लेके चले गए। कौन सी लिफ्ट, फ्री फॉल, मतलब एक लिफ्ट जो स्वतंत्र गिरती है, फ्री फॉल लिफ्ट, इसका मतलब स्वतंत्र गिरती हुई लिफ्ट में, स्वतंत्र गिरती हुई लिफ्ट के अंदर अगर आप लेके गए किसको बोलो, पेंडुलम वाली घड़ी को, तो क्या वो सही टाइम देगी या नहीं देगी। इन सभी कंडीशन में याद रखना g बराबर क्या होता है, 0। तो आवर्त काल क्या हो जाएगा, हमें पता है t इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, g। जब g का मान 0 रखेंगे तो t का मान क्या हो जाएगा, बोलो t का मान अनंत हो जाएगा। बोलो क्या हो गया, t। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कंपटीशन के अंदर, t अनंत होना मतलब बढ़ा या घटा, बोलो अनंत होना मतलब बढ़कर, ये बढ़कर अत्यधिक हो जाता है। तो बताओ अब घड़ी कितनी और स्लो चलेगी या पूरी तरह से रुक जाएगी। भाई मैं कह रहा हूं टी ज्यादा होना, बहुत टाइम ले रही है, 1 मिनट से इसको एक चक्कर काटने में 4 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब आप कहोगे घड़ी कैसे चल रही है, धीरे चल रही है। मैं कह रहा हूं 1 घंटा लग रहा है, तो आप कहोगे और होले चल रही है। मैं कह रहा हूं 10 घंटे लग रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, और होले चल रही है। मैं कह रहा हूं अनंत लग रहा है, इसका मतलब घड़ी पूरी तरह से रुक जाएगी। याद रखना इस कंडीशन में इतना हो गया टाइम पीरियड कि वो घड़ी पूरी तरह से क्या हो जाती है, पूरी तरह से, बोलो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से घड़ी क्या हो जाती है, बोलो रुकू 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 रुकू, मतलब रुक जाती है। क्या हो जाती है, रुक जाती है। घड़ी बिल्कुल स्टॉप हो गई, टाइम देना बंद कर दिया उसने, तो इट विल कंप्लीटली स्टॉप्ड, रुक जाएगी। बताओ आप पेंडुलम वाली घड़ी को इन स्थान पे तो किसी सूरत में मत ले जाना, वो टाइम देना ही बंद कर देगी। पहले तो टाइम दे रही थी, वो स्लो दे रही थी, सही नहीं दे रही थी, अब तो टाइम देना उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो बचे ऐसे स्थान से, कहां पे बोलो, सेंटर, कहां पे बोलो, कृत्रिम उपग्रह, कहां पे बोलो, अंतरिक्ष में, इंफिनिटी पे, और कौन सी जगह, फ्री फॉल लिफ्ट। 4 जगह तो किसी सूरत में मत ले जाना, क्योंकि वहां पे दोलन पूर्णतया रुक जाते हैं। इसमें पेंडुलम जो है, इसमें पेंडुलम के दोलन क्या होते हैं, बोलो पूर्णतया रुक जाते हैं। अब कोई दोलन नहीं होगा, पूर्णतया उसके जो ऑसिलेशन है वो कुछ भी ऑसिलेट नहीं करता है। देयर इज नो ऑसिलेशन, इसमें किसी प्रकार के दोलन नहीं होते हैं। तो आप बताओ हाइट पे ले जाओगे या डेप्थ पे ले जाओगे, वहां पे भी नहीं ले जाना है। ऐसी घड़ियों के प्रयोग करने से बचना है। इसका रीजन क्या है कि टी किस पे निर्भर कर रहा है, बोलो जी पे। जब टी जी पे निर्भर करेगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर परिवर्तन होगा। अब यहां पे कोई ऑसिलेशन नहीं हुए, अब हम ले जाते हैं उसको ध्रुवों पे और भूमध्य रेखा पे। तो क्या करता है ये, चौथा केस अगर ऐसा देते हैं हम लोग, ये पृथ्वी है। अब आप मुझे ये बताइए कि पृथ्वी के अंदर ये इक्वेटर लाइन है और ये पोलर लाइन है, ये पोल है। इसको हम बोलते हैं कौन सी रेखा, बोलो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा, और इसको इक्वेटर बोलते हैं।
ये हो गई क्या बोलो, इक्वेटर। और ये क्या कहलाती है बोलो, पोल्स। पोल्स का मतलब क्या होता है, ध्रुवों। एग्जाम में सवाल आता है कि अगर हम यहां से ध्रुवों से या विषुवत रेखा से इधर की ओर जाते हैं पोल्स की तरफ, तो बताओ जी घटता है या बढ़ता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको ज्ञात होगा कि पोल्स के ऊपर जो है बोलो, आपको किसको याद है कहां पे जी ज्यादा होता है और कहां पे जी कम होता है, दोनों की तुलना करें तो एक तरफ मैंने लिखा कौन सी रेखा बोलो, भूमध्य रेखा, और दूसरी तरफ क्या लिखा बोलो, ध्रुवों पर, मतलब पोल्स की बात कर रहा हूं। ये हो गई पोल्स और ये हो गया कहां पे बोलो, एट बोलो कहां पे, इक्वेटर। अब आपको अच्छे से ज्ञात होगा जी ज्यादा कहां होता है, पोल्स पे ज्यादा होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है किसकी तुलना में बोलो, भूमध्य रेखा की तुलना में। तो आपको यह ध्यान रखना है जी एट पोल अधिक होता है किसकी तुलना में, जी कहां से बोलो, इक्वेटर की तुलना में। यह गुरुत्वाकर्षण चैप्टर की कहानी है। इक्वेटर मतलब कौन सी रेखा, विषुवत रेखा, और यह कहां हो गया बोलो, ध्रुवों पर। तो जी ज्यादा कहां हुआ, ध्रुवों पे जी ज्यादा हो गया। जहां पे जी ज्यादा होगा वहां आवर्तकाल बोलो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जहां पे जी ज्यादा है वहां पे टी क्या होगा बोलो, कम। इसका मतलब पोल्स के ऊपर उसका टाइम पीरियड जो है वो कम आएगा किसकी तुलना में बोलो, इक्वेटर की तुलना में। तो पेंडुलम वाली घड़ी कहां पे टाइम पीरियड ज्यादा होगा और कहां पे टाइम पीरियड कम होगा, समझ में आया। जहां पे जी ज्यादा वहां पे टी क्या हुआ, कम, और जहां पे जी कम वहां पे टी क्या हो गया, ज्यादा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। क्या है बोलो, इनवर्स। तो आपको ये दोनों की तुलना पूछे तो एग्जाम में ये जवाब देना है। अब इसका ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज आ गई है जिसमें हम बात कर रहे हैं, फिर हमारे पास में यही है टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है बोलो, जी के। जब जब जी बदलेगा तब तब सदैव टी का मान भी क्या होगा, बदलेगा। अब लिफ्ट के अंदर लेके जाते हैं, किसके अंदर बोलो, लिफ्ट। ऑसिलेशन मतलब दोलन, ऑसिलेशन ऑब्लिक हम क्या बोलते हैं, दोलन, किसका बताओ, ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मतलब वही हमारा पेंडुलम वाली घड़ी, या जिसको आप बोलते हो सरल लोलक इन, किसके अंदर बताओ, लिफ्ट के अंदर ले जाए। एग्जाम में सवाल आता है कि लिफ्ट के अंदर अगर हम पेंडुलम वाली घड़ी ले जाएं तो उसके दोलनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फास्ट होंगे, धीरे होंगे, क्या होगा वो पेंडुलम वाली घड़ी। तो हम लोग लिफ्ट की बातें कर रहे हैं, बोलो किसकी बातें कर रहे हैं, लिफ्ट। समझना पहले, लिफ्ट आपने सुना होगा, लिफ्ट के बारे में समझा होगा। ये लिफ्ट है हमारी, इस लिफ्ट की छत से कंपटीशन में सवाल बनता है, लिफ्ट की छत से मैंने एक डोरी ली, उस डोरी से मैंने एक गोला बांध दिया ठोस, और उसको मैं क्या करा रहा हूं बताओ, ऑसिलेट करा रहा हूं, दोलन करा रहा हूं। तो वो इस प्रकार ऐसे और ऐसे गति करता है, समझ गए। इसका मतलब अभी तक तो लिफ्ट कौन सी मोड में बोलो, लिफ्ट कौन सी स्थिति में बोलो, स्थिर है। क्या लिफ्ट के चलने से जी का मान बदलता है क्या, तो आप बोलोगे हां। आपने कभी लिफ्ट में मोशन किया होगा, आपको पता है जब लिफ्ट में चलते हैं तो जब हम ऊपर जाते हैं तो हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, भारी, और जब नीचे आते हैं तो अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, हल्का। वापस बोलो, ऊपर जाने पर भारी महसूस करते हैं, नीचे आने पर, इसका मतलब ऊपर जब जा रहे हैं त्वरित होते हुए तो आपका जी बोलो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब नीचे आएंगे तो जी क्या होता है, घटता है। याद रखना, लिफ्ट जब गति करती है तो उसके जी में परिवर्तन होता है, और जब जी में परिवर्तन होगा तो उस सिंपल पेंडुलम के आवर्त काल में भी क्या होगा, परिवर्तन। हम सब टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो जी के परिवर्तन वाले पढ़ रहे हैं कि जी कहां कहां बदलता है, जी कैसे कैसे बदलता है। अगर जी बदलेगा तो उसका टी भी क्या होगा, बदलेगा। अब देखो लिफ्ट में क्या क्या केस बनते हैं वो बता रहा हूं। लिफ्ट में याद रखने वाली बात यह है कि लिफ्ट में कुछ भी हो फॉर्मूला, जहां पे जी होता है उसके स्थान पे वहां पे याद रखना, जैसे जी तो रहेगा ही रहेगा, और जी में प्लस माइनस ए जुड़ जाता है।
लिफ्ट वाला कोई भी टॉपिक हो उसमें याद रखना जी तो रहता ही रहता है, जी की जगह बोलो क्या हो जाता है प्लस माइनस ए। देखो जी तो है ही है ना, आगे क्या जुड़ा प्लस माइनस ए। ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा कि लिफ्ट के अंदर 3 केस होते हैं, 2-3 केस अलग अलग बता रहा हूं मैं, 4 केस ले लेते हैं। पहला केस, जब लिफ्ट स्थिर हो, जब लिफ्ट क्या हो, अगर मैं कह रहा हूं एक लिफ्ट स्थिर है, इसका क्या मतलब हुआ, उसका त्वरण कितना हुआ। अगर लिफ्ट स्थिर है तो उसका त्वरण क्या हुआ। आपको पता है कि जब त्वरण तो तब होता है जब उसके वेग में क्या हो परिवर्तन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जब लिफ्ट स्थिर होगी, या इसी के अंदर दूसरा केस दे देता हूं, ये तो लिफ्ट कौन से मोड में बोलो रेस्ट में, और अगर मैं कह रहा हूं लिफ्ट नियत वेग से गतिमान है, बोलो किससे, नियत वेग से, बोलो क्या है गतिशील, नियत वेग से गतिशील है। अगर इसका मतलब क्या हुआ, नियत वेग से गतिशील, चाहे वो कहां जाए ऊपर जाए और चाहे वो कहां जाए नीचे। बोलो लिफ्ट कहां जा रही है, या तो रहती है स्थिर, या वो क्या करती है नियत वेग से गतिशील है। बोलो कहां जा रही है वो, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, कैसे भी जाए वो नियत वेग से गतिशील है। अगर इस कंडीशन में आपसे पूछे कि बताओ त्वरण क्या होगा, तो आप जवाब दोगे त्वरण ए बराबर क्या होगा 0। कोई भी कंडीशन हो, चाहे लिफ्ट स्थिर हो चाहे वो नियत वेग से क्या हो गतिमान, एक ही स्पीड से नीचे आना और एक ही स्पीड से ऊपर जाना। बोलो ए कितना होगा। अगर ए 0 हुआ तो बताओ जी के स्थान पर जी में वृद्धि होगी या जी वही रहेगा। देखो जी के स्थान पे आप क्या लिखते हो, बोलो जी प्लस माइनस 0, इसका मतलब वो क्या रहता है जी ही रहता है, इसका मतलब जी में कोई चेंज नहीं होता है। तो बताओ ऐसी घड़ी सही टाइम देगी या गलत टाइम देगी। अतएव पेंडुलम घड़ी, कौन सी घड़ी बोलो, पेंडुलम घड़ी सही समय बताएगी, सही समय बताएगी। बताओ क्या टी में चेंज हुआ क्या, भाई टी में चेंज कब होता, जब जी में चेंज होता है। जी क्या रहता है वही रहता है, इसका मतलब टी उसका क्या रहेगा, उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, वही रहेगा जो उसका ओरिजिनल टाइम पीरियड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कब, जब आप पेंडुलम वाली घड़ी को लिफ्ट में लेके जा रहे हो, और लिफ्ट क्या है, या लिफ्ट क्या है नियत वेग से गतिशील है, चाहे वो किधर ऊपर जाए या नीचे जाए। तो बताओ एग्जाम में पूछ ले कि पेंडुलम में लगी इसमें लिफ्ट में लगी हुई पेंडुलम घड़ी सही समय बताती है। अब उसमें सही समय वाला ऑप्शन कौन सा वाला राइट करना है, या तो स्थिर वाला या नियत वेग से गतिमान वाला। अब मैं जा रहा हूं लिफ्ट के अंदर ऊपर की ओर, 3 बड़े केस लगा रहा हूं। ये इधर पहला केस, ये हो गया दूसरा केस, और ये हो गया कौन सा केस, तीसरा। देखना, जब लिफ्ट, अभी लिफ्ट को चला रहे हैं, जब लिफ्ट नियत त्वरण से, कौन से त्वरण से बोलो, नियत त्वरण ए से ऊपर की ओर गति करे। बोलो किधर की ओर गति करे, ऊपर की ओर। लिफ्ट चल रही है ऊपर की ओर। अब लिफ्ट बोलो कहां जा रही है, ऊपर। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो मुझे आप एक्सपीरियंस दिमाग में लाके बताओ, जब आप लिफ्ट में गए होंगे ऊपर की तरफ, तो आपके पैरों पर जोर पड़ता है या पैर हल्के हो जाते हैं। जब लिफ्ट चलती है तो ऐसा लगता होगा कि आपके पैर, बताओ क्या हो गए, तो कहने का मतलब ऐसी अवस्थाओं में कईयों के पैर भारी हो जाते हैं। वो अवस्था तब आती है जब लिफ्ट किधर की ओर गति करती है, ऊपर की है। तो बड़ी विचित्र अवस्था है। कभी कभी फिजिक्स भारी पड़ जाती है अन्य सब्जेक्ट पे, और उसके पग भी भारी हो जाते हैं। तो जब लिफ्ट नियत त्वरण ए से किधर की ओर गति करती है, ऊपर। ऊपर जब जाएगी तो याद रखना जी रहेगा या जी में कुछ जुड़ जाएगा। याद रखना लिफ्ट ऊपर जाती है तो जी प्लस ए, मतलब जी में क्या हो गई, बोलो जी में बोलो क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई, ए की।
इसी कारण से व्यक्ति अपने आप को कैसा महसूस करता है? व्यक्ति अपने आप को भारी महसूस करता है जब वो लिफ्ट में कहां जाता है? ऊपर जाता है। ये तो मैंने इसका रीजन बताया। बताओ जी में क्या हुई? वृद्धि हुई। अतएव जी बड़ा है भैया, अतएव पेंडुलम वाली घड़ी का आवर्तकाल जी बढ़ा, ऊपर जाते ही जी बढ़ गया, जी में परिवर्तन हुआ, तो आवर्तकाल क्या होगा? घटना। आवर्तकाल घटना मतलब बहुत जल्दी। आवर्तकाल मतलब एक चक्कर में कम समय लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो घड़ी कैसे चल रही है? बोलो, घड़ी कैसे चल रही है? फास्ट। टी घटना मतलब कम समय लगा, और अगर टी में कम समय लग रहा है तो ऐसी घड़ी बताओ क्या चलेगी? फास्ट चलेगी। ये घड़ी कैसे चलेगी? क्या सही टाइम देगी? क्या सही का तो सवाल ही नहीं। घड़ी क्या चल रही है? फास्ट चल रही है। मतलब उसमें आवर्तकाल क्या हो जाता है? बोलो, कम हो जाता है, और घड़ी क्या चलती है? फास्ट। ये कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। टी का घटना मतलब घड़ी का क्या चलना? फास्ट चलना। ये दोनों दिमाग में लाना कि अगर तुम्हारी घड़ी फास्ट चल रही हो तो इसका मतलब उसका टाइम पीरियड क्या होगा? कम, और वो घड़ी का स्पीड क्या हो गई? ज्यादा। अब बताओ सेकंड कंडीशन, इसका उल्टा बोलो। जब लिफ्ट नियत त्वरण ए से, जहां आपने वर्ड लिखा है ऊपर, उसकी जगह वर्ड क्या आ जाएगा? नीचे की ओर गति करे। अब लिफ्ट कहां जा रही है? नीचे। आपने कभी झूला झूलते हुए भी देखा होगा, बड़ा वाला झूला होगा, तो उसमें भी देखा होगा जब झूले की वो टोकरी ऊपर जाती है तो अपने आप का शरीर कैसा होता है? भारी हो जाता है। अपने आप जहां आप विराजे हुए होते हो वहां पे ऐसा लगता है कि अब उस कुर्सी को तोड़ने वाले हो, और जब वो वापस नीचे आते हो तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि कुर्सी अलग हो रही है और हम हवा में उड़ने वाले हैं, है ना? छलांग लगाने की मन में आती है। बोलो, किधर की ओर गति होगी? नीचे की ओर। जब नीचे की ओर गति होती है तो जी रहता है या जी माइनस ए बन जाता है? याद रखना, जी कम हो गया, कमी हुई है जी के मान में। व्यक्ति कैसा महसूस करेगा? व्यक्ति अपने आप को कैसा महसूस करता है? बोलो, हल्का महसूस करता है। जी में कमी का मतलब होता है टी में, और टी में वृद्धि होने का मतलब हुआ पेंडुलम घड़ी। बोलो, पेंडुलम घड़ी हौले हौले कैसे चलेगी? हौले हौले चलेगी, धीरे धीरे से। अब चलो तीसरी कंडीशन में, लिफ्ट को गिराना है लेकिन फ्री फॉल करना है। कौन सा फॉल? ये केस मैंने पढ़ा दिया। पहले लिफ्ट कहां गई? फिर कहां आई? यदि लिफ्ट की केबल टूट जाए, जिससे वो बंधी हुई होती है, यदि लिफ्ट की केबल, रस्सों जिससे बंधा हुआ होता है, केबल जिसको बोलते हैं, केबल टूट जाए या जो डोरी है वो टूट जाए, अगर वो टूट जाएगी तो बताओ लिफ्ट ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? अपने आप आएगी या कोई धक्का देगा? इसको बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। कौन सा मोशन? फ्री फॉल मोशन ऑफ लिफ्ट। वो अपने आप गिरेगी, स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी। जैसे देखो, ये वस्तु क्या हो रही है? स्वतंत्र गिर रही है। कैसे गिर रही है? स्वतंत्र। तो लिफ्ट भी ऐसे गिरेगी। जब कोई चीज स्वतंत्र गिरती है तो उसका जो जी है, याद रखना, फ्री फॉल के केस में जी बराबर क्या होता है? शून्य। क्या होता है? नई कंडीशन है, जी बराबर क्या हो गया? बोलो, 0 या शून्य। मैं पढ़ा चुका हूं, उस टाइम में टी उसका क्या हो जाएगा? बोलो, अनंत। और वो घड़ी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। वो टाइम बताना ही बंद कर दिया उसने। बताओ, अब इतने केसेस से ये पता चल गया कि ऐसी घड़ियों को आपको ऐसे स्थानों पर नहीं ले जाना है। आप चंद्रमा पे ले गए तो क्या वो सही टाइम देगी? क्या नहीं। ये सब पेंडुलम की दिक्कत है, क्योंकि उसके अंदर फेल हो जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? पेंडुलम को कहां ले जाए? बोलो, चंद्रमा। कौन सी मां? चंद्रमा पर ले जाएं। आपको पता है कि
चंद्रमा पे जी का मान, चांद पर किसका मान, चांद पर जी का मान G/6 हो जाता है। क्या हो जाता है, G/6 हो जाता है। छठवा, छठी का दूध याद आ जाता है, बोलो क्या होता है, छठवा हो जाता है। क्या हो जाता है, छठवा हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है, छठवा हो जाता है। अगर वो छठवा हो गया इसका मतलब जी बढ़ा या घटा, अरे अपॉन 6 है, डिवाइड बाई 6 हुआ। तो टी का मान देखो, टी व्युत्क्रमानुपाती किसके है। अब तुम बोलोगे कि यहां पे अगर आप लिखते हो जी की जगह G/6, तो बोलो आंसर जो आएगा ऊपर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, √6 इंटू 1 क्या हो गया जी। तो बोलो आवर्तकाल बढ़ा या घटा, जी कम हुआ है, जी घटता है। और जी अगर कम हुआ तो 100%, अर्थात आवर्तकाल, बोलो आवर्तकाल बढ़कर, आवर्तकाल बढ़कर कितने गुना हो जाएगा, √6 गुना हो जाएगा। मतलब आवर्तकाल में क्या हुई, बोलो वृद्धि हुई। इसका मतलब वहां पे भी घड़ी क्या चलेगी, स्लो। क्या चलेगी, स्लो चलेगी। क्या फास्ट, आवर्तकाल का बढ़ना, इसका मतलब कैसे चलेगी, अरे जी का मान क्या हुआ, कम, और टी का मान क्या हुआ, ज्यादा। और टी का मान ज्यादा होना मतलब 10 घंटे लगा रही है, इसका मतलब हौले 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 हौले। हो सकता है कि वो अनंत हो जाए तो वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या होगी, रुक जाएगी। तो ऐसी घड़ियों का प्रयोग करने से बचो भैया, अच्छी बात नहीं है, ये सही टाइम नहीं देगी। तो अब इसका पूरे का सॉल्यूशन क्या है, तो ध्यान रखना, जी बदलने से, जी बदलने से टी बदलता है। क्या बदलता है, टी बदलता है। अतः पेंडुलम घड़ी के स्थान पर, कौन सी घड़ी, पेंडुलम घड़ी के स्थान पर चाबी वाली घड़ी का प्रयोग करो। कौन सी वाली, चाबी वाली घड़ी, जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक घड़ी। बोलो कौन सी घड़ी, यांत्रिक घड़ी का प्रयोग करना चाहिए, यांत्रिक घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। याद रह जाएगा। तो आपको पूछे कौन सी घड़ी का प्रयोग करना चाहिए, तो आप बोलोगे यांत्रिक घड़ी। ऐसा पेंडुलम वाली घड़ी को कतई आप ना तो लिफ्ट में लेके जाएं, लिफ्ट में ले जाएं लेकिन लिफ्ट क्या हो, स्थिर हो, या लिफ्ट नियत वेग से, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए। क्योंकि जहां पे गड़बड़ टाइम दे रही है वहां पे आपको पेंडुलम वाली घड़ी को नहीं ले जाना है, वहां स्प्रिंग वाली घड़ी को ले जाना है। कौन सी घड़ी, चाबी वाली, या इसको बोलते हैं कौन सी वाली घड़ी, बोलो स्प्रिंग वाली घड़ी। और अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है स्प्रिंग वाली घड़ी, मतलब स्प्रिंग का दोलन। किसका दोलन, स्प्रिंग का दोलन। चलो इसको लिखो, फिर स्प्रिंग वाले की बात करते हैं।
आवाज इसलिए नहीं आ रही है कि आप लिख नहीं रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं फटाफट लिखो। देखो, प्रकृति में कुछ ऐसे बल होते हैं जिसको हम बोलते हैं संरक्षी और असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन कोई तभी कर पाता है जब उस पे असंरक्षी बल नहीं होने चाहिए, जो बर्बाद करने वाले हैं, जो एनर्जी को रिड्यूस करने वाले हैं। अगर वो एब्सेंट होंगे तो 100% उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, बशर्ते कोई बाह्य बल ना लगे। तो आप जो ये बातें कर रहे हो यहाँ पे कोई घर्षण, कोई विरोधाभास, ये कुछ भी उस पर एक्टिव नहीं हो रहा है। अगर वो एक्टिव हो गया, जैसे वायु का घर्षण या किसी माध्यम का घर्षण या उस माध्यम की शांता, तो क्या जितने से वो दोलन कर रहा है, क्या वो दोलन वही रहेंगे या धीरे धीरे दोलन कम हो जाएंगे? तो आप कहोगे दोलन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम। और जब कम होंगे तो दोलनों का आयाम भी क्या होगा, घटेगा। और ऐसी गति को हम बोलते हैं अवमंदित दोलनी गति। क्या बोलेंगे? अवमंदित, रिटार्डेड ऑसिलेटरी मोशन। हाँ बिल्कुल 100%। इसीलिए तो इसका नाम SHO बोलते हैं। उसी को नाम दिया है, जिसमें टाइम पीरियड कॉमन रहेगा उसको नाम दे दिया। सब आवर्त तो है ना, दोलनी गति के अंदर सबसे बड़ा नाम आवर्त गति। फिर आवर्त के छोटे पार्ट हो गए, मतलब ये पूरा दोलन के ही पढ़ रहे हैं। सबके नाम दोलन तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब आवर्त हो और सब सरल आवर्त हो। सभी सरल आवर्त आवर्त होंगे, लेकिन सब आवर्त का सरल आवर्त होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे सिंपल पेंडुलम भी तब काम करता है जब उसका विस्थापन क्या हो, अल्प हो। इसलिए मैंने लिखा था कि इसका विस्थापन अल्प होना चाहिए। मून पोल्स का क्या मतलब है? अर्थ के अंदर ही पोल्स और इक्वेटर लाइन होती है। मून पोल्स कौन सा हो गया? ये जो आभासी चपटापन होता है वो यहाँ एग्जिस्ट करता है।
आप कर रहे हो दोलनी गति की बात। दोलनी गति में उसका मध्य स्थिति से अल्प विस्थापन होता है। ये थीटा अल्प होगा ना, तभी वो SHM गति को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे थीटा अल्प होना चाहिए, कल लिखा भी था मैंने, इसलिए वो m पे निर्भर नहीं करता। लेकिन यह है कि अगर आपका द्रव्यमान केंद्र बदल जाता है तो डोरी की लंबाई बदल जाती है भाई। जैसे द्रव्यमान केंद्र है ना, वो अगर चेंज होगा तो वो L जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। बाकी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ से हम ऊपर से लेके कहाँ तक मापते हैं, उसके सेंटर तक, अगर उसका सेंटर ही ऊपर नीचे हो गया तो फिर लंबाई चेंज हो जाएगी, इसलिए आवर्तकाल क्या हो जाएगा, चेंज। बाकी m का कोई रोल नहीं उसमें, बड़ा लो चाहे छोटा लो, है ही नहीं उसमें। क्या है, आया तो था पर वो सिलेबस को छोड़ के आया। लो 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 लिखो भाई। हमारे हैं तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट सबका है। एक बार पृथ्वी की गहराई को देखो, गहराई में जाते हैं ना, चीज वही है, चाहे गहराई में जाओ चाहे ऊंचाई पे जाओ, कुल मिला के जी क्या होता है, घटता है। और जी घटेगा तो टी क्या होगा, बढ़ेगा। और टी बढ़ना मतलब ज्यादा टाइम लगना, मतलब घड़ी क्या चलना, स्लो चलना। करें चेंज। लिफ्ट में दोनों चीजें होती है, जी बढ़ता भी है, जी घटता भी है। बाकी अर्थ के केस में दोनों ही साइड में घटेगा। अरे करा देंगे रजत, याद है मुझे, a/2 से a तक का सवाल लेना है। स्प्रिंग वाली घड़ी, नेक्स्ट टॉपिक होगा स्प्रिंग। अरे तुम ही थोड़ी पूछ रहे हो, यहाँ पे कुछ वर्चुअल मोड में भी है। लिफ्ट के अंदर एक बात दिमाग में रखो, जब भी आप लिफ्ट में मोशन करते हो, स्टार्टिंग में लिफ्ट एक्सेलरेट होती है, तो याद रखना जी नहीं रहता है, जी में +a जुड़ जाता है। और जब आप उस लिफ्ट से नीचे आते हो तो वो जी नहीं रहता है, और वो क्या बन जाता है, G-a बन जाता है। तो याद रखने वाली बात है कि लिफ्ट में ऊपर जाने पे जी बढ़ता है और नीचे आने पे जी घटता है, बशर्ते वो त्वरित हो रही हो। और अगर वो नियत वेग से चलेगी तो उसके त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा। ये मैंने इसमें एक ही केस लिखाया है, ये एक केस का पूरा रिजल्ट है, और इसमें तो बिल्कुल सही चलेगा क्योंकि जी में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन बाकी वाले केसेस में कहीं बढ़ेगा, कहीं घटेगा, और कहीं बिल्कुल घटकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब रुद्धोष में पढ़ाऊंगा तब बात करना, है ना। अभी यहाँ लिखने से कौन सा मुझे याद रहने वाला। रुद्धोष में एक बार समझाना, थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा समझ में नहीं आया। अब वो थोड़ा कौन सा है वही समझाऊं। तो रुद्धोष में से तो बहुत आगे निकल गया, तो हो गया था ना अपने। अब रुद्धोष में याद आया, चेंज कर दे। लिखो लिखो,
देखो, ज़्यादा हाइट वाली बिल्डिंग नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं पर्वत और शिखर की बात कर रहे हैं। ज़्यादा हाइट वाली बिल्डिंग कितनी होगी? आपको तो किसी ऊंचाई पे जाना है, जी से आप सतह से कितना ऊपर हो उस पर डिपेंड करेगा कि जी कितना घटा, और जी कितना घटा उसके रेस्पेक्ट में टी बढ़ा। अब आप तो 100 मीटर 200 मीटर ऊंचाइयों की बात करो, 500 मीटर की, उसके कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप जाओ तो कम से कम 32 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ताकि 1-8% जी घटे, 5% घटे, तो उसका कुछ असर पड़े। अब 1 किलोमीटर वाली बिल्डिंग भी आपने देखी नहीं होगी, चक्कर ये पड़ जाता है। अगर वो पहले से ही उसकी जमीन हाइट पे है तो बात अलग है। यूं समझ लो आपके 2 टॉपिक हो गए, ये लिफ्ट वाला टॉपिक भी हो गया जिसमें भारी महसूस करेगा या हल्का। सबके क्वेश्चन लेंगे, आप चिंता मत करो। नहीं लूँ उसके बाद बोलना कि ये लेना, फिर सलाह देना। पहले एक पूरा लिखो। अब तुम देख रहे हो पैरेलल उधर से उधर लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, बाकी बीच में कुछ दीवारें हैं। कुछ दीवारें मन में बनानी पड़ती है, कुछ दीवारें ईंटों से बनती है। अभी तो वहां तक जाएंगे। बहुत शॉर्ट में फटाफट लिख लो भाई, इसमें ये होता है नहीं, इसमें ये होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट। मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है कि ऊपर की ओर गति करना, वृद्धि होना, फास्ट चलना। अब आपको समझ में आ जाए कि ये ऊपर जाते हैं, जी बढ़ता है, टी घटता है, फास्ट चलेगी, बस इतनी सी बात। हाँ, वहां सब जगह जाओगे तो होगा। नेक्स्ट चैप्टर लेंगे वेव्स वाला, है ना। जैसे आपके यूनिट है वैसे ही लेते रहेंगे, अब पूछो ही मत, जैसे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। सवाल अच्छे हैं, कौन सा टॉपिक लोगे, कौन सी यूनिट लोगे, कोर्स कब तक होगा, ये ऐसे सवाल खूब सारे आते रहते हैं। ब्रेक कब होगा, क्लास ओवर कब होगी। अरे इधर भी है, हमन क्या तुम। लिफ्ट में व्यक्ति और केबल टूट जाए तो व्यक्ति बाहरहीन हो जाता है, और क्या होता है? व्यक्ति बाहरहीन हो जाएगा, नीचे ठोकी जी और कहीं वही, और अगर उससे भी ज्यादा तेज गिरेगा तो माथा फूटी। ऐसा भी सवाल आता है, सही है, कि अगर लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से भी ज़्यादा त्वरण से नीचे गिरे तो वो अंदर जो उड़ने लग जाएगा और उसका माथा फूटेगा उसकी दीवार से, ऐसे सवाल आता है।
भाई जी जीरो होना मतलब उड़ना, बाहरहीन होना। चेंज कर दूं? ये लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ाते हैं हम लोग, लॉज ऑफ मोशन पढ़ाते हैं, उसमें बताते हैं कि लिफ्ट गिरेगी तो व्यक्ति उड़ेगा, फिर उससे ही तेज गिरेगी तो फिर उसका माथा फूटेगा, ये सब। उसको हेलमेट पहन के बैठना चाहिए ना, ऐसा कुछ सलाह देते हैं। एने एक ने जवाब देना मतलब 50 सवाल और ले लेना। फ्री फॉल मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, फॉल का मतलब होता है गिरना, और मोशन मतलब गति। अगर कोई स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए गति करे उसको हिंदी में क्या बोलना है? लिखा होगा मैंने शायद, फ्री फॉल को भी लिखा होगा स्वतंत्र गिरना। अपना हिंदी हिंदी शब्द ले लिया करो, ये क्या होता है वो होता है, सब पूछ लो। IQ लगा लिया करो, साइंस के बच्चे हो, ऐसा क्या करते हो? फ्री फॉल मोशन को हिंदी में बिल्कुल फ्री फॉल बॉडी कोई भी हो, उसके नीचे आप वेइंग मशीन लगा दो, जीरो देगी रिजल्ट। आप खुद कूद जाओ, भले ही वस्तु की जगह खुद कूदो, है ना, छलांग लगाओ, और जब आप छलांग लगाओगे कूदोगे तो आपका उस वक्त जब तक आप फ्री हो तब तक आपका जी जीरो होगा, बाहरहीन हो गए आप, क्योंकि रिएक्शन नहीं होता है। ये समीकरण का सवाल मैंने कराया था ना, साइन और कॉस जब दोनों आ जाते हैं तो उसके अंदर √a² + b² लेना है। कराया था मैंने, a sin ωt + b cos ωt, दोनों को मिला दो और उसका अंडर ले लो। कोई भी ऐसी इक्वेशन आए उसमें यही करना है। चलें आगे। वो क्या लिखा हुआ है? वो कौन? कौन है वो? कौन है वो? जी बदलने से टी बदलता है, अतः पेंडुलम घड़ी के स्थान पर, ये कह रहे हो, अर्थात आवर्त काल बढ़कर √6 गुना हो जाएगा। ये अर्थात है। अर्थात का क्या मतलब होता है? अब ये लिख रहे हैं मून पे जी का मान क्या होता है। जब मैंने यहां लिख दिया कि चांद पर जी का मान मतलब गुरुत्व त्वरण का मान g/6 होता है, तो वो पूछने की जरूरत ही कहाँ है? जी 9.8 है, उसमें 6 का क्या दे दो, भाग दे दो। - 1.67 के आसपास आता है भाग देने पे। किसी व्यक्ति को किस स्पीड से फेंके कि वो ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, इतना दुखी हो गया। पलायन चाल 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये रॉकेट को फेंकते हैं, व्यक्तियों को फेंकना मत। कदम ऊंधे काम करता है, व्यक्ति नहीं फेंके। कोई कांदारी पुली थोड़ी है जो यूं पकड़न फेंक दे। पाचो वो एड़ो फेंकेला, याद रखेला घना दिन। यहां पे यूं बोल, वस्तु को, किसी रॉकेट को भेजना है ना, व्यक्ति को फेंके। बड़ा जोरदार आदमी, व्यक्तियों ने फेंकना शुरू करा। तो बोलो भैया, अब अगर एक बात का थोड़ा विशेष ध्यान रहे कि जैसे मैंने लिख दिया 2 पाई
अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, 2 पाई की जगह 2 पाई, एल की घात आधी और जी की घात आधी। तो बताओ एल और जी से जो भी परिवर्तन होगा उसका असर किस पे पड़ेगा? टी पे। इसमें वृद्धि, सुनो, इसमें वृद्धि और इसमें कमी, बताओ यहां दो ही तरफ से फायदा होगा या नुकसान? एल में वृद्धि, बोलो एल में क्या की मैंने? वृद्धि, और जी में मैंने क्या की? कमी। तो बताओ टी में दो ही तरफ से फायदा है या नुकसान है? क्योंकि इसमें वृद्धि से टी में क्या होती है? वृद्धि। इसमें कमी से भी टी में क्या होती है? इसका मतलब दो ही वैल्यू को हमें क्या करना है? जोड़ना है। बोलो क्या करना है? कल मैंने सिखाया था, प्रश्न में ध्यान रखना क्या कह रहा है वो, एल में वृद्धि कह रहा है और जी में वृद्धि कह रहा है। अगर दोनों में वृद्धि कहे तो आपको इसके लिहाज से जो भी हो रहा है वो किस में जाएगा? बोलो कमी में। एक का तो समानुपाती और दूसरे का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। इस बात का विशेष ध्यान देना। मैंने बोला एल में, बोलो क्या? वृद्धि। मैंने बोला जी में वृद्धि। तो आप मुझे बताओ, इसके वाली वृद्धि तो वृद्धि होगी, लेकिन इसके वाली वृद्धि क्या होगी? कमी। तो फिर हमें इन दोनों को मिला के क्या निकालना पड़ेगा? बोलो रिजल्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्ट। अब कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, ये मैंने आपको कल समझाया था कि दोनों का असर अलग अलग होता है, इसलिए आपको एग्जाम में भी वैसे ही ध्यान देना है। अब लेता हूं मैं स्प्रिंग से जुड़े गुटके का दोलन। छोटा ही टॉपिक है तो ज्यादा बड़ा नहीं है, ये बड़ा था सिंपल पेंडुलम। स्प्रिंग से जुड़े कोई भी गुटका है उसका दोलन करना है। गुटके का क्या करना है? दोलन। ऑसिलेशन विद स्प्रिंग। ऑसिलेशन किसके साथ में बताओ? स्प्रिंग के साथ में कोई ऑसिलेट कर रहा है। अब आपके पास में स्प्रिंग का नया टॉपिक है, इसलिए समझना, थोड़ा टाइम देना इसको। ये यहां से बोलो क्या है? स्प्रिंग। कौन है ये? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के। के को हम बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक। बोलो कौन सा नियतांक? इसको स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट नाम देते हैं हम लोग। स्प्रिंग के केस में इसको स्प्रिंग नियतांक बोल देंगे। वैसे ये कौन सा कांस्टेंट है? फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक। अब मुझे बताओ, पहली बात ही तुम लोग यहां ढंग से समझ लेना कि के का ज्यादा होना, के को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी भाषा में के क्या होता है? के को हम बोलते हैं टाइटनेस, कड़ापन। बोलो क्या बोलेंगे? कड़ापन ऑफ स्प्रिंग। वापस बोलो। कड़ापन का मतलब हो गया टाइटनेस। क्या हो गया? बोलो टाइटनेस। किसी स्प्रिंग में के ज्यादा है, इसका मतलब वो स्प्रिंग उतनी ज्यादा टाइट है, इसका मतलब वो ऑसिलेट करना मुश्किल से करेगी। ऑसिलेट क्या करेगी? मुश्किल से करेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक पैन के अंदर स्प्रिंग होती है और एक ट्रेन के अंदर डब्बे के नीचे स्प्रिंग लगी हुई रहती है, गाड़ियों के सॉकर में स्प्रिंग लगी हुई रहती है। क्या सबका स्प्रिंग नियतांक एक जैसा है? किसी का टाइटनेस, किसी को मतलब ऑसिलेट कराने में ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। बोलो वो कौन? ट्रेन। गाड़ियों के अंदर देखा होगा लगा हुआ है, उसके लिए हमारे को फोर्स लगाना पड़ता है। क्या उतना ही फोर्स हम ट्रेन में लगाएंगे तो वो ऑसिलेट हो जाएगा? और जितना हम पैन में ऑसिलेशन कर रहे हैं, क्या उससे वो फोर्स गाड़ियों में ऑसिलेशन कर देगा? और गाड़ियों वाला ट्रेन में कर देगा? इसका मतलब सब स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसी स्प्रिंग का पदार्थ होगा और उसकी स्ट्रक्चर होगी, वैसा उसका क्या होगा? बोलो स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है एक गुटका। बोलो कौन जुड़ा हुआ है? ये मैंने जोड़ दिया, उसका ऊपर एक गुटका, कोई वस्तु जोड़ दी, कुछ भी जोड़ दिया। अब आपको पता ही है ये ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये किसका उदाहरण हुआ? रेखीय सरल आवर्त गति का उदाहरण है। बोलो किसका? यह रेखीय एसएचएम का उदाहरण है। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या है? उदाहरण है। ये उसका क्या है? बोलो उदाहरण है। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। के क्या भला है? तो स्प्रिंग वाला टॉपिक जब भी आए, दिमाग में यह रखना है कि F बराबर होता है KX। माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बताया था ना मैंने कि वो कहां ले जाने का प्रयास करता है? माध्य स्थिति की ओर। तो बोलो पहला फॉर्मूला क्या याद हुआ? F बराबर, इसमें K बराबर क्या हुआ? बोलो F
अपॉन एक्स। जल्दी बोलो, बल का मात्रक, दूरी का न्यूटन प्रति। जैसे मैंने बोला एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 1200 न्यूटन प्रति मीटर है और दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 900 न्यूटन प्रति मीटर है। बताओ कौन सी स्प्रिंग ज्यादा टाइट है? 1200 वाली। इसका मतलब उसको ऑसिलेशन कराने के लिए ज्यादा बल की क्या होगी? आवश्यकता। एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, एक स्प्रिंग है मेरे पास, ये वैसे इस टॉपिक के बाद में आना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम लोग समझ रहे हैं, एक स्प्रिंग है मेरे पास, जो भी उसकी टाइटनेस है वो आप समझ लो आपके पास में पेन वाली स्प्रिंग है। अगर मैं उसको आधा काट दूं, बोलो क्या कर दूं? आधा काट दूं, तो आधा कटा हुआ भाग जो है, मतलब आधी स्प्रिंग जो है, क्या उसकी टाइटनेस, क्या उसका कड़ापन, क्या उसका स्प्रिंग नियतांक उतना ही होगा जितना पूरी स्प्रिंग का था, या चेंज हो जाएगा? वापस समझो, एक पूरी स्प्रिंग है, उससे मैंने कुछ चीज लटकाई और उसको ऑसिलेशन करवा रहा हूं। उसको मैंने आधी काटी, उस आधे वाले पार्ट से मैंने किसी को लटकाया और उसको ऑसिलेट कराया। क्या अब और पहले की कंडीशन में के वही रहता है या बदल जाता है? बदल जाता है। याद रखना, स्प्रिंग को काटने पर उसका स्प्रिंग नियतांक जो है वो बढ़ जाता है। बोलो क्या हो जाता है? और जितने भागों में काटेंगे उतने गुना बढ़ जाता है। वापस बोलो, जितने भागों में काटेंगे। अगर मैं आधा कर रहा हूं तो वो दुगुना हो जाएगा। बोलो कितने गुना हो जाएगा? अगर मैंने 3 हिस्से किए तो उसका मान कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। अगर मैंने 4 हिस्से किए तो 4 गुना हो जाएगा। अभी करेंगे बात, फिलहाल तो समझने लायक है कि भाई काटने से स्प्रिंग नियतांक बढ़ जाता है। अब आ जाओ यहां पे, इसके आवर्तकाल का क्या सूत्र है? एकदम छोटा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। T इजिकल टू 2 पाई ब्रैकेट में सॉरी अंडरवुड m अपॉन क्या हुआ? k। समझ में आया? पहले वाले फॉर्मूले में क्या था याद करो? L अपॉन g, उसको मन में याद करते रहो। T बराबर होता है 2 पाई L अपॉन g। ये किसका फॉर्मूला था? SP का। SP मतलब देखो काफी चीजें हमें यहाँ पे रिलैक्स हो चुके हैं। एक तो स्प्रिंग की लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, वहां से जिस पे निर्भर नहीं करता है वो पहले बोलो। बोलो पहला, टी का मान, टी का मान किसकी लंबाई? बोलो ना फटाफट। स्प्रिंग की लंबाई L एवं जी पर, अब नहीं बोलेंगे, जी पर निर्भर। फायदा ये हो गया कि जी पे निर्भर नहीं करना, मतलब बल्ले बल्ले हो गई। जहां पे जी बदलता है वहां पे इसको ले जाओ आप, क्योंकि जी बदलने से इसके ऊपर कोई असर। तो बताओ मुझे, ये घड़ी कौन सी वाली घड़ी हुई? बोलो स्प्रिंग वाली घड़ी। कौन सी घड़ी? स्प्रिंग वाली घड़ी। ऑब्लिक इसको बोलते हैं कौन सी वाली घड़ी? चाबी वाली यांत्रिक घड़ी। कौन सी घड़ी? बताओ यांत्रिक घड़ी का प्रयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो जी पे निर्भर। बताओ ऊंचाई पे ले जाएंगे तो टी चेंज होगा, गहराई में ले जाएंगे तो होगा, केंद्र पे ले जाएंगे तो होगा, अंतरिक्ष में ले जाएंगे तो होगा, लिफ्ट में ले जाएंगे तो होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ले जाएंगे तो होगा, फ्री फॉल करेंगे तो होगा। अरे जी से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सब जी के केस थे, तो कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। एक बात, अब निर्भर किस पे करता है वो बातें करो। निर्भरता बोलते रहो जल्दी जल्दी। आप वहां कह रहे थे एम पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन यहां बच के नहीं जा सकते, यहां एम पे क्या करता है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, निर्भर किसके ऊपर कर रहा है? बोलो अंडरवुड के। बोलो किसके? व्हाट इज के? स्प्रिंग नियतांक, बल नियतांक, टाइटनेस। व्हाट इज दिस? टाइटनेस। इसको बोलते हैं कड़ापन। स्प्रिंग में कितनी टाइटनेस है वो डिसाइड करेगी कि उसका आवर्तकाल कम होगा या ज्यादा होगा। अब स्प्रिंगों का संयोजन जो होता है, सुना होगा आप लोगों ने, स्प्रिंगों का संयोजन। स्प्रिंग जोड़ी जाती है, संयोजन में रहती है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया कि भाई जब के घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, और जब के बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा। ये तो चीज यही ओवर हो गई।
अब हम स्प्रिंग के के को कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, के को बदलने का तरीका, स्प्रिंग के को बदलने का तरीका। स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, स्प्रिंग नियतांक के में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। एक ही चीज याद रखनी है जो आपके लिए बहुत इजी होगी, स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग नियतांक को कैसे बदल सकते हैं। तो मैं ये लिख रहा हूं एक लाइन में कि जब किसी स्प्रिंग को बराबर n भागों में तोड़ा जाता है, काटा जाता है, तो उसका स्प्रिंग नियतांक उतने गुना बढ़ जाता है। पहले के था, अब कितने भागों में काटा, अगर 2 भागों में काटा तो 2 गुना, 3 भागों में काटा, n भागों में काटा, तो क्या लिखूंगा यहां पे कि स्प्रिंग को समान भागों में काटने पर, समान भागों, बोलो समान भाग कितने हो सकते हैं, मान लीजिए कितने भागों में काटा आपने, n भागों में काटने पर उसका स्प्रिंग नियतांक, उसका कौन सा नियतांक, स्प्रिंग नियतांक उतने गुना हो जाता है, उतने गुना, उतने मतलब जितने भागों में आपने क्या किया है उतने गुना हो जाता है, उतने गुना हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब स्प्रिंग नियतांक बढ़ गया। वापस बोलो, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक में बोलो क्या हुई, आप स्प्रिंग नियतांक को कैसे बदल सकते हो, काटा पीटा करके, बोलो क्या करके, काटा पीटा करके। जैसे कि आपके पास में एक स्प्रिंग है, दिख रही है, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग नियतांक है के, बोलो क्या है, मैंने इसको 2 भागों में काटा, कितने भागों में, 2 भागों में, बोलो क्या, कांटा लगा, क्या लगा, हाय लगा, बोलो बोलो आंसर बोलो जल्दी से, कितने भागों में काटा, तो इसका मान क्या हुआ 2K और इसका मान भी क्या हुआ, मतलब अब छोटोड़ी स्प्रिंग जो बनी है उसका स्प्रिंग नियतांक डबल हो गया। बोलो कितना हुआ, मैंने कितने भागों में काटा, तो वो कितने गुना हो गया। अगर मैं इन दोनों छोटोड़ी स्प्रिंगों को, अगर इन दोनों को वापस जोड़ दूं, इन दोनों को मैं क्या करूं, वापस जोड़ दूं, वापस जोड़ दूं का मतलब मैं कैसे जोड़ूंगा, श्रेणी क्रम, बोलो कौन सा क्रम, पल्ले पड़ रहा है, वापस जोड़ दो ना, काट दिया तो जोड़ दो। अब मैं इसको वापस जोड़ूंगा, ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग वापस ओरिजिनल स्प्रिंग बन गई, तो वापस जोड़ दूं, इसका मतलब कौन से क्रम में संयोजन हुआ, श्रेणी क्रम में जुड़ाव। कौन सा जुड़ाव, अगर वो जुड़ाव कौन से क्रम में होता है, श्रेणी क्रम, स्प्रिंग से स्प्रिंग का जुड़ना, बोलो वापस, स्प्रिंग से स्प्रिंग का जुड़ना, डायरेक्ट स्प्रिंग से स्प्रिंग जुड़ी, तो ऐसा जुड़ाव क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम। बताओ अब रिजल्ट, टुके का रिजल्ट क्या हो जाएगा, वापस के, बात पल्ले नहीं पड़ रही, काटने से स्प्रिंग नियतांक बढ़ता है और जो 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 जोड़ने से स्प्रिंग नियतांक, अरे मूर्खों, जब के है उसको काटा तो कितना हो गया, 2K, मतलब स्प्रिंग नियतांक बढ़ गया, और फिर वापस उसको जोड़ा तो घट गया। तो कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे घटा सकते हो, काट के बढ़ा सकते हैं और जोड़ के, इसी को तो संयोजन कहते हैं भोले जीवों। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तो उसका जो स्प्रिंग नियतांक बोलो वापस क्या हो गया, वापस के हो गया, 2K का उत्तर वापस क्या हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका तुल्य जो होता है कैसे निकालते हैं, 1/KS बराबर 1/K1 प्लस 1/K2, समझ में आया, 1/KS बराबर, ये सूत्र होता है। अब तुम कहोगे आया कैसे, उससे मतलब नहीं है, श्रेणी क्रम में तुल्य निकालने का तरीका बोलो, 1/KS बराबर 1/K1 प्लस 1/, प्रतिरोधों में पढ़ते हो, वहां समांतर क्रम का होता है, यहां किसके लिए, श्रेणी क्रम। और ऐसे भी लिख सकते हैं KS बराबर
K1 इंटू K2 बटा K1 प्लस दोनों का गुणा बटा दोनों का योग। वापस बोलो, दोनों का गुणा। इससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, मतलब केएस निकालने का तरीका, दोनों का गुणा, दोनों टुकड़े जो है जिनको जोड़ रहे हो, दोनों का ऊपर क्या हो गया गुणा बटा नीचे दोनों का क्या हो गया योग। अभी तुम लोग इन दोनों को देखो, बताओ दोनों का स्प्रिंग नियतांक का गुणा करो, कितना कितना है दोनों का? अरे दोनों का बोलेगा नहीं, 2K, और ये भी क्या हुआ, दोनों का गुणा हो गया। नीचे दोनों का योग कर, बोलो आंसर क्या आएगा? ऊपर आ गया 4K² डिवाइड बाई क्या कैंसल हुआ, 4 से 4 गया, K से K गया, बोलो आंसर क्या आया? KS इक्वल टू K। तो मैंने क्या कहा था कि जब तोड़ते तो स्प्रिंग नियतांक बढ़ जाता है और वापस जोड़ते तो तुलनात्मक वो घट गया ना और पहले की तरह हो गया, तो वापस जुड़ा हुआ और K वापस मिल गया। तो ये कौन सा संयोजन है? तो स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर स्प्रिंग नियतांक क्या हो जाता है? बोलो घट जाता है। निष्कर्ष क्या निकला? अब निष्कर्ष तो निकलेगा तब जब यूं जाओगे, यूं गए तो अपना आप निष्कर्ष बन जाएगा। फिजिक्स है, तुम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम क्या देख रहे हो, सब चीजें सिस्टमैटिक मिल जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। बताओ क्या निष्कर्ष निकला? श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में स्प्रिंगों को जोड़ने पर, स्प्रिंगों को क्या करने पर? जोड़ने पर स्प्रिंग नियतांक, अब नहीं बोलेंगे, चुपचाप बोल, स्प्रिंग नियतांक घट जाता है। क्या होता है? और श्रेणी क्रम में जुड़ती कैसे है वही पता नहीं है हाल तो। स्प्रिंग से स्प्रिंग, बोलो वापस, डायरेक्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग से कांटेक्ट होगा, बीच में कोई एजेंट पैदा नहीं होगा। आई बात समझ में? स्प्रिंग से क्या जुड़ी? इधर कौन? स्प्रिंग, उसके पास में आके कौन चिपकी? तो ये कौन सा संयोजन? अगर बीच में कोई कबाब में हड्डी आ जाए तो वो कौन सा संयोजन होगा? समांतर क्रम संयोजन। वापस बोलो, अरे ये नहीं बोलना है, समांतर क्रम संयोजन बोलना है, कटे भागा फाड़ा है। अब कौन सा संयोजन बोलो? समांतर क्रम संयोजन। पहले बताओ, श्रेणी क्रम में स्प्रिंग से, अब स्प्रिंग से मान लो ये स्प्रिंग है, इससे कोई गुटका, कोई लकड़ आके बीच में जुड़ गया और फिर इससे वापस क्या जुड़ी? बोलो स्प्रिंग जुड़ी। अगर इस प्रकार का कोई संयोजन होता है तो आप इस संयोजन को, इसको क्या नाम दोगे? ये पैलोडी स्प्रिंग, ये दुजोड़ी स्प्रिंग, और ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम है। क्या है? समांतर क्रम। क्योंकि स्प्रिंग से कौन जुड़ा? गुटका, गुटके से कौन जुड़ा? स्प्रिंग। क्या स्प्रिंग से स्प्रिंग जुड़ी? कौन सा संयोजन? ये है स्प्रिंग, बोलो ये है स्प्रिंग और ये भी है स्प्रिंग। क्या ये आपस में जुड़े या बीच में कोई गुटका जुड़ा? अरे स्प्रिंग किससे जुड़ी? गुटका किससे जुड़ा? बोलो कौन सा संयोजन है? आपने देखा होगा झूले के अंदर 2 स्प्रिंगें लगी हुई रहती है, बोलो रहती है, और उस झूले के अंदर नीचे वो पायदान लगा हुआ रहता है जिसमें आराम से बैठ के हौले हौले है ना झूलते रहते हो। तो जल्दी से बोलो मुझे, स्प्रिंग से क्या जुड़ा हुआ है? गुटके से। कौन सा क्रम? इसमें तुल्य नियतांक, इसमें कौन सा नियतांक? तुल्य नियतांक। सीधी जोड़ होगी, कौन सी जोड़ होगी? Kp बराबर K1 प्लस डायरेक्ट ऐड। कौन सा ऐड हो रहा है? जब डायरेक्ट ऐड करते हैं तो मान बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। उसमें ऊंधा योग हो रहा था। कौन सा योग? देखो ना, 1/1/, इसको रेसिप्रोकल ऐड बोलते हैं, इसलिए मान घटता है और इसमें मान। तो समांतर क्रम की कब आह्वान करोगे? कब आप समांतर क्रम का आह्वान करोगे? जब आपको स्प्रिंग नियतांक को क्या करना हो, अर्थात इसमें स्प्रिंग नियतांक, अर्थात इसमें स्प्रिंग नियतांक या कड़ापन में
स्प्रिंग नियतांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब जब आपको स्प्रिंग नियतांक बढ़ाना हो, आप किसका आह्वान करोगे? समांतर क्रम का। जब जब स्प्रिंग नियतांक घटाना हो, किसका आह्वान करोगे? श्रेणी क्रम का। इस प्रकार आपका ये स्प्रिंग 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 सब टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट। और एक एडिशनल बात कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, या पहले लिखोगे? ये लिखना था क्या? अच्छा, वो ऐड किया था इसमें। क्यों आया? 4k पे स्क्वायर क्यों आया? 2k इंटू 2k है तो वो क्या हो जाएगा? 4k स्क्वायर। 4k पे स्क्वायर नहीं आया है, स्क्वायर तो सिर्फ k पे है, 4 तो बेचारा साइड में पड़ा है। अब क्या बाकी उसमें? कोई डाउट नहीं, लिखना होला बढ़िया। डाउट होता है उन टाइम में पूछ लेता। मैंने खुद ने याद को नहीं ला, लिखियो तो कहीं हो डाउट कहीं मत तो पूछे। समांतर का इंग्लिश समांतर, पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। अरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे जब ले लेंगे आपके क्वेश्चन, टेंशन मत लो। बीच में न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरी चल रही है, पूरा होने दो, ये पूरा हो जाए, ब्लॉक कंप्लीट हो।
नरेश, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब तो जो तूने लिखा है 4 पाई टी, उसके बाद में ये वेव्स थ्योरी का क्वेश्चन है। जब हम अगला यूनिट पढ़ाएंगे वेव थ्योरी, तो उसमें एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका बताएंगे। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, उससे इस इक्वेशन को सॉल्व कराएंगे। वेव थ्योरी के अंदर अध्यारोपण सिद्धांत आएगा, व्यतिकरण। जिसमें a1 का स्क्वायर पहले वाले का, फिर a2 का स्क्वायर, वो इक्वेशन काम करेगी इसमें। $900 कैसे आया? नहीं, 900 तो मैंने लिखा है कि एक का 1200 है, एक का 900 है, आया कैसे? मैंने तो मन से ही लिख दिया। सबका एक ही सवाल, ये एक तरफ 1200 कैसे है, एक तरफ 900 कैसे? मैंने किस लिए बताया ये, ताकि आपको पता चले कि कौन सी स्प्रिंग का कड़ापन ज्यादा है और कौन सी स्प्रिंग का कड़ापन कम है। ये रुक रुक के देखते हैं, इसलिए क्या है, वो आगे चला जाता है, फिर ये देखते हैं अच्छा ये अचानक 900 कहां से उत्पन्न हो गया। कुछ चीजों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, पर अटी उटी ट्रांसफर किया जा सकता है। वन बाई फोर नहीं, कटता से मतलब नहीं है। वाई जहां पे a/√2 होता है वहां कटता है। y इजिकल टू a/√2 रख दे, आ जाएगा। जहां पे कट गया ना, जहां दोनों की वैल्यू सेम होती है, y की जगह a/√2 रख दे, हाफ के वाई स्क्वायर की जगह रख दे, क्या आएगा? k²/4 एवरेज वैल्यू आएगी। वो तो दोनों के बीच का हो गया ना, एक लाइन कल बनाई थी ना शायद, एक लाइन एक्स्ट्रा, याद नहीं है बीच में 1/4 की। देखो, स्प्रिंग वाले में श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों के फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, प्लस आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ते हैं और समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है। इनके सूत्र को लगाने से k में क्या होता है? परिवर्तन। और जब k में परिवर्तन होगा तो 100% किस में परिवर्तन होगा? t में। क्योंकि पिछली बार टी को चेंज करने की जिम्मेदारी किसने ली थी? जी ने। ज्यादा जिम्मेदारी किसके कंधों पे थी? जी पे। आज किसके कंधों पे आई है? के पे। और तो के को पूछेंगे तो वो कहता है मेरे को अगर चेंज करना है तो या तो मुझे काट दो, या दो स्प्रिंगों को लेके श्रेणी क्रम में जोड़ दो, या कौन से क्रम में जोड़ दो? समांतर क्रम में। तो मैं बदल जाऊंगा, और जब मैं बदलूंगा तो टी भी क्या होगा? बदल जाएगा। ये पढ़ रहे हैं, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो समझा रहा हूं। सिर्फ चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोर्स में है, सवाल करने, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए उसके पीछे की क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ी। सिर्फ फॉर्मूले रटने से नहीं होगा, वहां दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि अब के कितना हो गया, पहले क्या था। कई लोग ये सोचते हैं कि हम तो फॉर्मूले याद करके सवाल कर लेंगे, तो हाँ हो सकता है आपका लक अच्छा हो तो कर लो। बाकी मुझे आदत नहीं है सिर्फ सवाल को करने की, मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब बात करता हूं। लो भाई चले, ये n भागों वाली बातें लिख लेना, मतलब n भागों में तोड़ेंगे तो n के हो जाएगा। सर के क्या है?
के यार कहीं है कोई? बेटा मजा ले, देखो चैप्टर का नाम क्या है? खुदरो नाम सूरजन, चैप्टर का नाम पूछे, चांद है जा। अब बंद करो रे कमेंट पर, मैं तो चलो मोबाइल चैप्टर का नाम बताओ हमें, वही काम रहेगा हमें। पूरी रात रामायण बाची, सुबह क्या है? हाँ भाई चेंज करें। चारों ओर फेरा देना है, फिर बीच में आके बैठ जाना। वाह यार, बधाई हो।
रोज का है फिक्स। अब देखो स्प्रिंग के लिए एक मैंने बात जो बोली है, स्प्रिंग हेतु विशेष सूत्र जो आपको याद रखना है। कौन सा सूत्र? विशेष सूत्र। चाहे स्प्रिंग पूरी हो, चाहे टूटी हुई हो, चाहे कैसी भी हो, एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं 2/3 भाग में तोड़ दिया तो उसका स्प्रिंग नियतांक क्या होगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट काम में लेना है। यहां पे लिख दिया मैंने पूरी स्प्रिंग और यहां पे लिख दिया टूटी टूटी। क्या बोला? टूटी टूटी टूटी। ये पूरी और ये क्या है बोलो? भागोड़ी स्प्रिंग, तोड़ियोड़ी स्प्रिंग। ये पूरी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक होता है K और लंबाई क्या होती है? L। बोलो स्प्रिंग नियतांक। और ये क्या हो गई? लंबाई। पहला टूटा हुआ भाग का स्प्रिंग नियतांक K1, उसकी लंबाई L1। मुझे नहीं पता कितनी तोड़ी, कैसे तोड़ी, आधा हिस्सा, तिहाई हिस्सा, 1/10वां हिस्सा, 9/10वां हिस्सा। भाई तोड़ने में तो जरूरी हमेशा बराबर तोड़ोगे? बराबर 2 भाग जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। अब तो कैसा भी ले लो, टूटी टूटी टूटी, जितने भागों में तोड़ो। बोलो K2 और L2। इसमें आपको याद रखना है कि सदैव गुणनफल नियत रहता है। इनका गुणनफल सदैव समान रहता है। इनका गुणनफल बोलो सदैव क्या रहता है? समान रहता है। क्या अर्थ हुआ बोलो? इसका मतलब KL बराबर K1 L1 K2। बस ये सूत्र जिसको याद है वो हर सवाल कर लेगा और उसका किसी का भी स्प्रिंग नियतांक आप ज्ञात कर सकते हो, चाहे आप उसको कैसे भी भागों में तोड़ो। 1/3 हिस्सा इधर रख दो, 2/3 इधर रख दो, तो उसका स्प्रिंग नियतांक क्या होगा? जैसे कि मेरे पास में एक स्प्रिंग है। मेरे पास में क्या है बोलो? एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक क्या है? K। ये पूरी स्प्रिंग है, मैंने इसको तोड़ा। बोलो क्या किया? तोड़ने के बाद में 1/3 हिस्सा, मतलब मैंने इसके 1/3 और 2/3 बराबर तोड़ा। क्या बराबर क्या हुआ? बोलो इधर कितना हिस्सा हुआ? 1/3 और इधर बड़ा। समझ में आया? मतलब ये तो हिस्सा है, मैंने तोड़ के इसको तो लिया 1/3 1/3 और यहां पे हो गया बोलो कितना? 2/3। अब नहीं समझने वाला है, बार बार नहीं समझाऊंगा, समझ लो। इधर यहां पे इसकी पूरी लंबाई है। बोलो क्या है? पूरी लंबाई कितनी? L। तोड़ा मैंने तो यहां आ गई L/3 और यहां आ गई 2L/3, L/4, 3L/4, मतलब 1/4 25% एक तरफ और 75 एक तरफ। तो क्या दोनों का आप सेम थोड़ी हो गया स्प्रिंग नियतांक? तो मैंने क्या बोला? पहले सोचो, क्या पूरी स्प्रिंग दिख रही है? पूरी स्प्रिंग का पूरा नियतांक, पूरी लंबाई दिख रही है। टूटी टूटी टूटी। बोलो इसका स्प्रिंग नियतांक क्या है? मुझे नहीं पता। और इसका क्या है? ये भी मुझे नहीं पता। बोलो सही। फॉर्मूला क्या कहता है? KL बराबर बोलो K1 L1 बराबर K2 L2। समझ में आया? पहले पूरी स्प्रिंग को देखो। पूरी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K, लंबाई पहले टुकड़े का। कौन से टुकड़े का? पहले टुकड़े का। स्प्रिंग नियतांक मुझे क्या करना है? ज्ञात। पहले टुकड़े की लंबाई L/, और दूसरे टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक क्या करना है? ज्ञात। दूसरे की लंबाई बोलो 2L/। अब मुझे K1 भी निकालना है और K2 भी निकालना है। देखो पहले मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो बोलो क्या आएगा? KL बराबर, बोलते रहो साथ साथ, K1 × L/3। फिर मैं इसको और इसको बराबर करूंगा तो बोलो क्या आएगा? KL बराबर बोलो K2 × 2L अपॉन, बोलो यहां से क्या आंसर आएगा? L से L। बोलो K1 = कितना आया? समझ में आया? अब बोलो उधर, उधर का मान क्या होगा? क्या कट जाएगा? बोलो आंसर बोलो K2 = 3K अपॉन। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम उसका क्या ज्ञात कर लेंगे? बोलो स्प्रिंग नियतांक। कौन सा नियतांक? स्प्रिंग नियतांक।
आप जैसे हिस्सों में तोड़ोगे उसके अनुसार उसका रिजल्ट आएगा। लिख लो, ये एक ही है, दो है स्लाइड? चलो लिखो। अब हमारा इसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहा है उसका नाम है अनुनाद। अनुनाद का मतलब होता है जिसमें आवाज़ ज़्यादा हो जाए। कई बार देखा होगा आपने कि आप किसी को आवाज़ देते हो और उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई दूसरा बंदा वही शब्द दोहरा जाता है, वही शब्द बोलता है। घर में ऐसा कई बार होता है कि एक ही आवाज़ बोल रहे हैं कि इधर आना, या वो वापस उसका नाम पुकार लेता है, वही इधर आना बोलता है, दोनों मैच हो जाते हैं। तो जो परिणामी आवाज़ है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। उसका आयाम क्या होता है? बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? अनुनाद। मतलब जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो जाती है? मैच हो जाती है। उस अवस्था में आयाम का मान बढ़ जाता है। उस आयाम में वृद्धि वाली अवस्था को हम क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेजोनेंस। सुना होगा आपने, जिसमें आवाज़ ज़्यादा होती है। ट्यूनिंग के अंदर यूज़ करते हैं वैसे, और यूँ हमारा जो दोनों मिल जाती है फ्रीक्वेंसियाँ, मैच होना, वो भी अनुनाद कहलाता है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, बात करेंगे अनुनाद की, और उसके साथ साथ बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल और फिर नेक्स्ट की।